उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सेवासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानम् सिद्धिसोपानपर्वणम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रित मुखानराः ये व्याकरण संस्कार पवित्रित मुखानराः। ओ काशिका वृत्ति में अयौच सूत्र पर प्रत्याहार अनुबंधानाम कथमज्ग्रहणेषु न आचाराद प्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। इस कार्य का व्याख्यान हमने न्यासकार और पदमंजरीकार की दृष्टि से देखा। अभी आगे काशिका की कुछ और पंक्तियां हैं मूल में। वर्णेषु ये वर्णैकदेशा वर्णांतर समानाकृतयस्तेषु तत्कार्यं न भवति तच्छायानुकारिणो हि ते न पुनस्त एव पृथक् प्रयत्न निर्वर्त्यं हि वर्णमिच्छन्ति आचार्याः। यहाँ एक विचार, एक चर्चा ये की जा रही है कि वर्णों में जो वर्णैक देश होते हैं, वर्णांतर समान आकृति वाले, तेषु तत्कार्यं न भवति, उनमें स्वतंत्र वर्ण का कार्य नहीं होगा, पृथक वर्ण कार्य नहीं होगा। वर्णेषु, तो वर्णेषु या वर्णेषु से यहाँ अभिप्रेत है संध्यक्षरेषु, अक्षरेषु। ऐसे वर्ण जो संध्यक्षर माने जाते हैं, कौन? ए ओ ऐ औ, ठीक है, ए ओ ऐ औ। तो इन वर्णों में जो वर्णैक देश हैं, जो कि कैसे हैं? वर्णांतर के समान आकृति वाले हैं। जैसे हम ए में मानते हैं ना कि अ ई मिलकर के ए हो जाता है, आद गुणा करते हैं तो, है ना, अ और ई मिलके क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो जब ए के बारे में विचार करते हैं तो ऐसी प्रतीति होती है कि इसमें दो वर्ण हैं, अ और ई मिले हुए हैं, संध्यक्षर है ये, ठीक है, ऐसी प्रतीति होती है। तो वस्तुत अब यहाँ पे ये चर्चा की जा रही कि कहीं पर ए वर्ण आ जाएगा तो उसको स्वतंत्र अ का या ई का कार्य हो सकता है कि होगा कि नहीं होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता। इसी तरह से सब में, ओ में अ औ की, है ना, इस तरह से सब वर्णों के बारे में विचार कर रहे हैं कि जो संध्यक्षर हैं उनमें जो वर्णों के एक देश होते हैं, वर्णों के एक देश माने ए वर्ण है उसका एक देश, एक देश माने एक अवयव, उसका एक अवयव या तो अ है या तो ई है,
ठीक है, उसका एक देश, उसका एक अवयव या तो अ है या तो उ है। तो वर्णों में जो वर्णों के एक देश होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, वर्णांतर समानाकृतयः, दूसरे वर्णों के साथ। वर्णांतर मन भिन्न वर्ण, भिन्न वर्ण कौन सा, जो अ ई उनका अ है, ई है, उ है, उनके समान आकृति हो रही है ना, किसकी, ए का जो वर्णिक देश है, ए वर्ण का जो वर्णिक देश है, एक अवयव है, उसकी आकृति कैसी है, स्वतंत्र जो केवल आकार मात्र है उसके जैसी है। इतनी बात स्पष्ट हुई। वर्णेषु ये वर्णिक देशाः, संध्यक्षरों में जो उन संध्यक्षरों के एक देश हैं, एक अवयव हैं, कैसे कैसे हैं वो एक अवयव, वर्णांतर समानाकृतयः, दूसरे भिन्न वर्णों के साथ समान आकृति वाले हैं। दूसरे किन भिन्न वर्णों के साथ, हाँ, जो केवल विशुद्ध रूप से अ ही है, विशुद्ध रूप से ई, विशुद्ध रूप से उ है, उसके साथ समान आकृति वाले हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा तो भाष्यकार करेंगे कि वर्णों के जो वर्णिक देश हैं, इनको स्वतंत्र वर्ण माना जाना चाहिए कि नहीं, स्वतंत्र वर्ण के समान कार्य होना चाहिए कि नहीं, इस पे बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा तो भाष्यकार करेंगे। यहाँ तो काशिकाकार ने केवल सिद्धांत रूप में कह दी है बात कि दो पक्ष उपस्थित होते हैं। कोई आचार्य कहेंगे कि वर्णों के संध्यक्षरों के, वर्णों के माने संध्यक्षरों के जो एक देश हैं, उनको भी स्वतंत्र वर्णों के कार्य हो जाने चाहिए। वर्णिक देश भी वर्ण ग्रहण से गृहीत होने चाहिए। जब वो वर्ण ग्रहण से गृहीत होंगे तभी तो उनको वर्णों के कार्य हो सकते हैं ना, विशुद्ध वर्णों के कार्य उनको तभी हो सकते हैं जब वर्णिक देश वर्ण स्वतंत्र वर्ण रूप से गृहीत हो जाएं। ठीक है। और दूसरा पक्ष है कि नहीं, वर्णों में, संध्यक्षरों में वर्णिक देश वर्णांतर के रूप में गृहीत नहीं होने चाहिए और उनको फिर उनके कार्य भी नहीं होने चाहिए। ये दो पक्ष हैं जिन पे विचार किया जाता है भाष्य में। तो यहाँ पे उस विचार का सार रूप में काशिकाकार ने अपने मत से सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि वो क्या मानते हैं। ये दो पक्षों में काशिकाकार की किस पक्ष में सम्मति है वो दिखा रहे हैं। वर्णेषु ये वर्णिक देशाः, वर्णों में जो वर्णिक देश होते हैं, वर्णांतर समानाकृतयः, जो कैसे प्रतीत होते हैं, वर्णांतरों के साथ समान आकृति वाले प्रतीत होते हैं। तो तेषु तत्कार्यम न भवति, उनमें विशुद्ध वर्णों का कार्य नहीं होगा। उनमें किन में, तेषु से क्या लोगे, तेषु वर्णिक देशेषु तत्कार्यम, तत्कार्यम अर्थात विशुद्ध वर्णस्य यत् कार्यमस्ति, वर्णांतरस्य यत् कार्यमस्ति तत् न भवति, वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हेतु दे रहे हैं आगे। तच्छायानुकारिणो हि ते न पुनस्त एव। कहते हैं कि ये जो ए में आपको अ ई प्रतीत हो रहे हैं ना, या ओ में अ उ आदि वर्ण प्रतीत हो रहे हैं, वो जो प्रतीति है वो विशुद्ध वर्णों का छायानुकरण मात्र है। ठीक है। जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य की छाया होती है, तो मनुष्य को तो आप भोजन करा सकते हो, उसको कुछ भी उससे क्रियाएं संपादन कर सकते हो, छाया के साथ तो नहीं वो कार्यक्रम हो सकता ना। ठीक है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो अ ई उ आदि विशुद्ध वर्ण है वो तो मूल है एक तरह से, तो उनमें तो कार्य होगा। लेकिन ए ओ ऐ औ आदि वर्णों में या री आदि वर्णों में आपको जो रेफ की प्रतीति हो रही है, जो अ ई उ आदि की प्रतीति हो रही है, आकार आदियों की प्रतीति हो रही है, वो केवल छाया मात्र है। किसकी छाया, जो विशुद्ध वर्ण है, स्वतंत्र वर्ण है, उनकी छाया मात्र है। तो ये जो संध्यक्षरों के वर्णिक देश हैं, ये कहा ना तच्छायानुकारिणो हि ते के वर्णेषु ये वर्णिक देशाः, संध्यक्षरों के जो वर्णिक देश हैं वे तच्छायानुकारिणः, तत् से क्या लोगे, वर्णांतर या विशुद्ध वर्ण। ठीक है। विशुद्ध वर्णानाम छायानुकारिणः, स्पष्ट हुआ। ते अर्थात संध्यक्षराणाम ये वर्णिक देशाः सन्ति, ते तच्छायानुकारिणः, तच्छायानुकारिणः अर्थात
विशुद्ध वर्णानां छायानुकारिणः एव सन्ति, न पुनस्त एव, वे विशुद्ध वर्ण ही नहीं है। वो जो संध्यक्षरों के वर्णिक देश हैं वो विशुद्ध वर्ण नहीं है, केवल उस जैसे प्रतीत होने वाले हैं, उसकी छाया का अनुकरण करने वाले हैं, वही नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो कहा कि मतलब अब प्रश्न उठेगा ना, सिद्धांत रूप में उन्होंने एक बात बता दी कि वर्णिक देशों में वर्णांतर के कार्य नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वर्णिक देश वर्णांतर नहीं है, केवल उसके समान प्रतीत होते हैं। तो अब ये प्रश्न उठेगा कि ये जो वर्णिक देश हैं उनको आप जो है वो विशुद्ध वर्ण जैसा क्यों नहीं मान रहे, स्वतंत्र वर्ण क्यों नहीं मान लेते उनको भी? विशुद्ध वर्ण में और वर्णिक देश में क्या भेद है? तो उसको दिखा रहे हैं कि वर्ण किसको हम कहेंगे, वर्ण की डेफिनेशन क्या है हमारे यहाँ पर, वर्ण को कैसे परिभाषित किया जाएगा? तो कहा पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही वर्णम इच्छन्ति आचार्याः। आचार्य अर्थात शब्द वेत्ता, आचार्य गण वर्ण किसको मानना चाहते हैं? तो कहा पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही वर्णम, जिसको बोलने के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़े, जो पृथक प्रयत्न के द्वारा निर्वर्त्य है अर्थात निष्पाद्य है, संपाद्य है, निष्पादन के योग्य है, उसको वर्ण कहते हैं। अब देखिए, मैं बोलूं कि आप बोले अकार, बोलिए अकार, इतना मात्र बोलिए, ई। जब हमें केवल एक एक वर्ण बोलना होता है, ई, सोचना पड़ता है ना पहले कि अब हम बोलने जा रहे हैं और उसके लिए एक अलग से प्रयास होता है, ठीक है, ई। अब जब आप बोलते हैं, हम बोलें कि ए बोलो, ए, ओ, तो ए में जब ए बोल रहे हैं तो ए के अंतर्गत जो ई है उनको बोलने के लिए अलग प्रयत्न करना पड़ता है क्या हमें? हम ये सोच के बोलते हैं कि हम ई को मिला के ए बोलेंगे, पहले बोलेंगे फिर ई बोलेंगे तो ए हो जाएगा, ऐसे करते हैं क्या? नहीं ना। ए के लिए ए अपने आप में पृथक प्रयत्न निर्वर्त्य वर्ण है और ई आदि भी अपने आप में पृथक प्रयत्न निर्वर्त्य हैं, तो इसलिए वो तो एक एक वर्ण है। लेकिन ए के अंतर्गत या ऐ के अंतर्गत, ओ के औ के अंतर्गत जो ई या आ ई, उ आ उ आदि वर्ण हैं, उनको अलग से बोलने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। और परिभाषा तो हमारी क्या थी? वर्णत्व तो किसका माना जाएगा? वर्ण संज्ञा किसकी होगी? जिसके बोलने के लिए अलग से प्रयास करना पड़े। तो अ के अंतर्गत, ए के अंतर्गत या जितने भी संध्यक्षर हैं उनके अंतर्गत जो वर्णों के एक देश हैं, उनको बोलने के लिए तो हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ रहा, तो उनका वर्णत्व तो आचार्य नहीं मानते। पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही वर्णम इच्छन्ति आचार्य, ये इन्होंने अपना एक हेतु प्रस्तुत किया। तो फिर जो प्रयत्न स्थान अलग अलग बताते हैं वो क्यों बताते हैं? प्रयत्न स्थान जैसे कोई कंठ से उच्चारण होता है, कोई जिह्वा से, कोई तालु से। आप तो बहुत इसको वो मतलब बहुत कंफ्यूज कर गए। वो तो प्रत्येक वर्ण का अलग अलग स्थान प्रयत्न तो रहेगा ही, उसमें शंका नहीं है। ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए बात। आप तो यूं कह रहे हो कि भाई अ का अकुह विसर्जनीय कंठ्याः क्यों है और ई का इचुये शास्तालव्यः क्यों है, ऐसे कहना चाह रहे हो? पहले अपनी बात स्पष्ट करो। ऐसे ही तो ये तो इस पे चर्चा हो ही नहीं रही, ये तो अलग अलग रहेगा, ये तो मान्य है सबको, इसमें किसी को कोई शंका नहीं कि अ का जो है वो कंठ स्थान है, ई का तालव्य स्थान है, उ का औष्ठ स्थान है, इत्यादि इत्यादि, इसमें शंका नहीं है। शंका क्या है? ये बात जो कही जा रही है इसका अभिप्राय समझो। वो आपने वर्णोच्चारण शिक्षा का श्लोक याद किया? आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतः मारुतस्तु रसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम, ऐसे होता है ना। तो आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान यहाँ से शुरू होता है। तो जब आप अ बोलते हो तो आपने अ बोलने के लिए ही इच्छा की है। आत्मा ने बुद्धि से अ विषय में ही जिज्ञासा की है एक तरह से, और फिर
मन से यही संकल्प हो के कि अ का उच्चारण करना है। एक ही संकल्प हुआ ना अ के उच्चारण के लिए, एक कि दो कि तीन, एक ही संकल्प हुआ ना। और उसी संकल्प से जो हमारी नाभिस्थ वायु है वो प्रेरित हुई, फिर वो आकर के जो है वो ऊपर उरह आदि स्थानों में, कंठ आदि स्थानों में अलग अलग विभक्त होती है और उससे स्वर या व्यंजन जो भी होते हैं, शब्द कह लीजिए, शब्द अभिव्यक्त हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया है ना। तो अ को बोलने के लिए आपने जो संकल्प किया, आत्मा बुद्ध्या समेत तीर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, ये जो घट रहा है ये एक के लिए हो रहा है कि अनेक के लिए हो रहा है? जब अ बोलते हो एक के लिए हो रहा है। ऐसे ही जब ए बोलते हो, ए वर्ण बोलना है, माने हम आपको कह रहे हैं कि ए बोलिए, तो आत्मा बुद्धिया समेत तीर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, ये एक बार हुआ कि दो बार हुआ? ए बोलने के लिए एक ही बार हुआ। और ए सीधे ए बोलने के लिए हुआ, सीधे ए बोलने के लिए संकल्प हुआ ना। अ ई दो अलग से बोलने के लिए तो संकल्प नहीं किया। जिस समय हमें ए का उच्चारण करना था उस समय अ ई इन दोनों के लिए अलग से प्रयत्न, ये पृथक प्रयत्न ये वाला है, इसको वहां मत ले जाओ कि जो है वो अभ्यंतर प्रयत्न सब वर्णों के अलग अलग होते हैं, बाह्य प्रयत्न सब वर्णों के अलग अलग होते हैं, या स्थान करण अलग अलग होते हैं, वहां नहीं। कौन सा प्रयत्न, किस प्रयत्न की बात हो रही है कि जो आत्मा बुद्धिया समेत तीर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, इतनी जो क्रिया घटित होती है वो एक वर्ण के लिए, वो एक संकल्प हो रहा है आपका। देखिए यदि विशुद्ध वर्ण किसको माना जाएगा? जो एक पृथक संकल्प से निर्वर्त्य है, वो उसका वर्णत्व है। तो अ को बोला वो पृथक संकल्प से निर्वर्त्य है, पृथक प्रयत्न से निर्वर्त्य है, तो उसका वर्णत्व हो गया। ई को बोला तो उसका पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यत्व हो गया। ऐसे ही जब ए को बोलते हो तो भी एक ही संकल्प करते हैं और उसी एक संकल्प से ए जो है वो उच्चरित हो जाता है हमारे द्वारा। जब ए बोलना हो तो हम ऐसे नहीं संकल्प करते कि हम पहले अ बोलेंगे अ और फिर ई बोलेंगे और ये आगे प्रकट हो जाएगा ए के रूप में, ऐसे नहीं करते ना, ठीक है। तो चूंकि ऐसे नहीं हो रहा तो इसलिए जो ए के अंतर्गत वर्ण है जो हमें प्रतीत होते हैं अ ई ए के अंतर्गत, उनका अलग से, चूंकि अलग प्रयत्न से निर्वर्त्य नहीं है वो। जैसे विशुद्ध अ ई, तो विशुद्ध रूप से आपको अ ई बोलना है तो अ ई अलग अलग प्रयत्न से, अ के लिए अलग प्रयत्न करना पड़ेगा, ई के लिए अलग प्रयत्न करना पड़ेगा, तो वो तो अलग वर्ण हुए। लेकिन ए बोलने के लिए हमने पृथक प्रयत्न नहीं किया, एक ही प्रयत्न किया है, केवल दो अलग अलग प्रयत्न नहीं किए। तो इसलिए ए एक ही वर्ण माना जाएगा, उसके अंतर्गत दो विशुद्ध वर्ण नहीं माने जा सकते। प्रतीति भले ही हो सकती है, क्योंकि अ ई आदि मिलके संधि होकर के ए बन जाता है, व्याकरण शास्त्र ऐसा दिखाता है हमें। तो इसलिए ऐसी प्रतीति हो सकती है कि ए में दो मिले हुए हैं अ ई, लेकिन यदि मिले हुए मान भी लेते हैं, उनके अवयव मान भी लेते हैं, तो भी वो स्वतंत्र विशुद्ध वर्ण नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आचार्यों ने वर्ण की जो परिभाषा की है वो वहां घटती नहीं है। जो पृथक प्रयास से बोले जाएं वो स्वतंत्र वर्ण होते हैं, विशुद्ध वर्ण होते हैं। लेकिन जो ए ओ आदि संध्यक्षरों के अंतर्गत वर्णिक देश हैं, उनके लिए कोई पृथक प्रयत्न नहीं किया जाता, वो तो एक ही प्रयत्न किया जाता है ए ओ आदि को बोलने के लिए। इसलिए संध्यक्षरों के अवयव विशुद्ध वर्ण नहीं है आचार्यों के मत से। तो ये सिद्धांततः यहाँ पे संक्षेप में चर्चा की काशिकाकार ने, ठीक है। अब ये सारी चर्चा क्योंकि काशिकाकार का मत स्पष्ट हो गया ना कि संध्यक्षरों में जो एक देश प्रतीत हो रहे हैं हमें, वो विशुद्ध वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पृथक प्रयत्न के द्वारा निर्वर्त्य नहीं है और वो स्वतंत्र वर्ण नहीं है, तो उनको स्वतंत्र वर्णों के कार्य भी नहीं होते हैं। तत्कार्यम न भवति। अब तत्कार्यम न भवति तो फिर शास्त्र में कुछ दोष आने लग जाते हैं शास्त्र कार्य में, तो उन दोषों का कुछ प्रतिविधान करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा, उसको आगे दिखाते हैं। पहले मूल से देखेंगे, फिर हम व्याख्याकारों को देखते हैं। 2-3 पंक्तियां देखिए। नुड विधि लादेश विनामेशु ऋकारे प्रतिविधातव्यम, ये तो वार्तिक है ना आपका।
कि अगर आप काशिकाकार ने जो मत स्वीकार किया है उसके अनुसार दोष आएंगे। कहाँ पर? नुड विधि में दोष आएगा, लादेश में दोष आएगा और विनाम में दोष आएगा। तो इन सब कार्यों में, इन सब शास्त्र विधियों में ऋकारे प्रतिविधातव्यम, ऋकार के विषय में कुछ प्रतिविधान करना पड़ेगा। जो दोष आएगा उसको समाहित करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए कोई ना कोई हमें और वाक्य बोलना पड़ेगा, समाधान वाक्य बोलना पड़ेगा कुछ। जैसे दिखा रहे हैं आगे, नुड विधौ ऋकार ग्रहणम, नुड विधि में हमें ऋकार का ग्रहण करना पड़ेगा जिससे कि अनरिधुः ये प्रयोग बन जाए। लादेशे ऋकार ग्रहणम, इसी तरह से लादेश में भी ऋकार ग्रहण करना पड़ेगा। क्लिप्तः क्लिप्तवान, विनाम में ऋकार ग्रहणम, और विनाम में भी ऋकार ग्रहण करना पड़ेगा जिससे कर्तृनाम में नत्तु हो जाए, क्लिप्तः क्लिप्तवान में लत्तु हो जाए और अनरिधतुः अनरिधुः में नुट हो जाए। अब इसको हम व्याख्याकारों की दृष्टि से देखते हैं, वो विस्तार करेंगे ही तो वहां से ही देखते हैं। न्यासकार को देखिए, इह इते अकारादयो वर्णा अनेकावयवा इष्यन्ते, मिल गया। इह इते अकारादयो वर्णा, अकारादयो छपा है आपकी पुस्तक में। यहाँ ये जो अकार आदि वर्ण हैं ये अनेक अवयव वाले हैं, ऐसा इष्ट है। क्यों? तस्यादित उदात्तम अर्धह्रस्वम् एचो प्रगृह्यस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्य उत्तरस्य ईदुतौ इति वचनात्। क्योंकि वर्णों के विषय में ये कहा है तस्य आदित उदात्तम अर्धह्रस्वम्, ये किसके बारे में कहा है? स्वरित के बारे में। अष्टध्यायी खोलिए। उच्चैरुदात्तः नीचैर अनुदात्तः समाहारः स्वरितः, और स्वरित के बारे में कहा है। स्वरित समाहार है ना, उदात्त और अनुदात्त का समाहार एकत्रीकरण स्वरित है। तो स्वरित में कितनी मात्रा तो उदात्त की होती है और कितनी अनुदात्त की होती है, उसको बताने के लिए अग्रिम सूत्र में कहा तस्य आदित अर्धह्रस्वम् उदात्तम। जैसे मान लीजिए अवर्ण है, उसको आपने स्वरित किया, स्वरित अकार है हमारे पास यदि, तो उसका जो प्रारंभ वाली आधी ह्रस्व मात्रा है, माने आधी मात्रा है, वो उदात्त रहेगी, शिष्ट अनुदात्त रहेगी। ठीक है। तो ह्रस्व में भी आप जो है वो आधा आधा करके दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें भी अवयव है, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है। तस्यादित उदात्तम अर्धह्रस्वम्, इसके बल से। और फिर एक सूत्र है ये आपका अग्रिम जो दिखाया है, एचो प्रगृह्यस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्य दुत्तरस्य दुतौ, 8-2 में है ना अंत में, 107 नंबर सूत्र। एचो प्रगृह्यस्या, एच वर्ण जो कि कैसे हैं? अप्रगृह्य हैं, प्रगृह्य संज्ञक नहीं है। और अदूराद्धूते, दूराद्धूते अर्थ में विद्यमान नहीं है, ऐसे शब्दों का जो अंतिम एच वर्ण रहेगा जो कि अप्रगृह्य संज्ञक हो, उसको क्या विधान कर रहे हैं? पूर्वस्य अर्धस्य, उसके पूर्वार्ध भाग को। ए में भी ए ओ ऐ औ, इन चारों में जो पूर्व वाला आधा भाग है, अब पूर्व वाले आधे भाग को पूर्वस्य अर्धस्य अथ, उसको तो अकार आदेश हो जाता है और प्लुत भी हो जाता है, और उत्तरस्य, उस जो उत्तर वाला भाग है उसको इकार और उकार हो जाते हैं। उदाहरण जाकर के देख सकते हो, अग्ने का जैसे अग्नाई ऐसा बन जाता है वहां पर। ठीक है। तो बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये है कि ये विधान क्या कर रहे हैं कि एच वर्णों के पूर्वार्ध भाग को कुछ अन्य आदेश हो जाता है, एच वर्णों के उत्तर वाले अर्ध भाग को, उत्तरार्ध भाग को कुछ अन्य आदेश हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब उसमें अवयव है, एच वर्णों में अवयव है, नहीं है तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कैसे कह सकते हैं हम। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बस इतना दिखाना इष्ट था इनको अभी यहाँ पर कि अकार आदि वर्णाः अनेक अवयवाः इष्यन्ते, अकार आदि वर्ण अनेक अवयव वाले इष्ट हैं। और अपनी बात में हेतु क्या दे रहे हैं कि इष्ट हैं अनेक अवयव वाले, तभी तो आचार्य तस्यादित उदात्तम अर्धह्रस्वम् कह पा रहे हैं, या एचो प्रगृह्यस्यादूराद्धूते
पूर्वस्य अर्धस्य दुत्तरस्य दुतौ, ये कह पा रहे हैं। तो आचार्य के इन वचनों से हमें पता चलता है इस शास्त्र में अकार आदि वर्ण अनेक अवयव वाले इष्ट हैं शास्त्र प्रक्रिया के लिए।